किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने को तत्पर होता है तथा जो कीमत वे वास्तव में देता है उसके अंतर को ही उपभोक्ता बचत कहते हैं। थोड़ा स्पीक, थोड़ा तेज बोलिए। किसी वस्तु को प्रयोग में वंचित, थोड़ा तेज बोलिए भैया, थोड़ा तेज बोलिए। अपेक्षा जो कुछ हम देने को तैयार है जो हमें देना पड़ता है, इन दोनों अंतर को ही उपभोक्ता बचत कहते हैं। प्रेफरेंस के अनुसार अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो जो कीमत हमें देना पड़ती है हम उसके लिए भी तैयार रहते हैं और जो देते हैं उसके लिए भी। ये उपभोक्ता बचत में अंतर है। प्रोजेबिसे के अनुसार उपभोक्ता की खरीदारी से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतोष को उपभोक्ता की बचत कहलाता है। उपभोक्ता की बचत का उदाहरण स्पष्टीकरण। उपभोक्ता की बचत का सीमांत उपभोक्ता हास के नियम से संघनित संबंध है। उपभोक्ता बचत का संबंध सीमांत उपयोगिता से संघनित संबंध है और कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर कीमत देने को तैयार रहता है। कोई भी उपभोक्ता सीमांत उपयोगिता के कीमत के देने के लिए बराबर तैयार रहता है। उदाहरण के लिए एक भूखा व्यक्ति एक रोटी के लिए 8 रुपए देने को तैयार हो, किंतु बाजार में एक रोटी की कीमत केवल 1 हो तो उपभोक्ता उस रोटी पर 8-1 की बचत प्राप्त होगी। अगर कोई व्यक्ति है बाजार में एक रोटी हो, अगर उसे भूख लगती हो तो वो उसकी 8 रुपए देने, उस रोटी की कीमत 1 रुपए है और अब वो भूखा हो, वो खरीदना चाहता है तो वो उसकी 8 रुपए भी देने को तैयार है और जो उसे बचत होगी वो 7 रुपए की होगी। इसे ही उपभोक्ता बचत कहेंगे। इस बचत को उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। इसी प्रकार यदि उपभोक्ता दूसरी रोटी पर 7 रुपए व्यय करने को तत्पर हो, समझ रहे कि सीमांत उपयोगिता हास के नियम के कारण उपभोक्ता के लिए दूसरी रोटी की उपयोगिता पहली रोटी की उपयोगिता की तुलना में कम हो जाएगी। जैसे इसमें बताया गया कि पहली रोटी की कीमत ज्यादा है और जब दूसरी रोटी लेंगे तो उसकी कीमत कम हो जाएगी तथा बाजार में दूसरी रोटी भी उसे रेस 1 में प्राप्त हो। जैसे जैसे रोटी अगली इकाइयों का उत्तर प्रयोग करता जाएगा वैसे वैसे उपभोक्ता की बचत कम होती जाएगी। जैसे जैसे रोटी के उपभोग करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी इकाइयों में कमी होती चली जाएगी तथा अंत में एक ऐसा बिंदु आएगा जिस पर उपभोक्ता की बचत घटकर शून्य हो जाएगी। जैसे कि हम कोई भी चीज खाते हैं, पहले उसे अधिक उसमें मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम उसे खाते रहेंगे तो वो उसकी लास्ट में शून्य हो जाएगी, फिर हमारा दिल नहीं करता कोई चीज खाने, जिस पर उपभोक्ता की बचत घटकर शून्य हो जाएगी। उपभोक्ता की बचत के विचारों को निम्नलिखित कल्पना तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। जैसे तालिका में दिखाया है रोटी की इकाइयां। पहली रोटी की इकाई में हमें 8 रुपए, फिर हम वही इकाई की प्रतियोगिता इकाई 8 रुपए है, फिर रोटी की कीमत में 1 रुपए था और उपभोक्ता की बचत कितनी हुई, 7 रुपए की हुई। और दूसरी रोटी में 7 रुपए 7 की उपयोगिता है प्रति इकाई, उसमें भी कीमत रोटी की 1 ही रुपए है, चेंज नहीं हुई है उसे, फिर उसमें 7 रुपए की बचत हुई। जैसे फिर हमने देखा कि तीसरी रोटी में हमें 6 की प्राप्ति हुई और कीमत 1 रुपए है, फिर उसमें हमें 4 रुपए की बचत हुई। और ऐसे ऐसे लास्ट में देखो जब हम 8वीं इकाई करेंगे तो इसकी 1 हो जाएगी और इसकी उपभोक्ता बचत ही शून्य हो जाएगी। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की रोटी में विभिन्न इकाइयों को मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के कारण घटती जाती है, वैसे वैसे उपभोक्ता की बचत कम होती जाती है। जैसे तालिका में दिखाया गया था कि विभिन्न इकाइयों को मिलने वाली उपयोगिता सीमांत हास के नियम के कारण घटती जाती है, वैसे वैसे उपभोक्ता की कीमत भी कम होती जाती है। उपयुक्त तालिका निम्नलिखित चित्र द्वारा प्रदर्शित शो किया गया है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, नीचे जो दी गई है रोटी की इकाइयां दी गई हैं और ऊपर उपयोगिता में तथा उपभोक्ता की
बचत दिखाई गई है। जो ये लास्ट वाला खाना है, जो ये खाली खाली है, ये इसकी बचत है। और ये जो ऊपर छोटा सा खाने में दिखाई दे रहा है, ये उपभोक्ता की बचत है। उपयुक्त चित्र से स्पष्ट है कि उपभोक्ता की पहली रोटी में मिलने वाली उपयोगिता 8 के बराबर है, जबकि बचत R-7 जैसा आपने डायग्राम में देखा के बराबर है। इसी प्रकार अन्य रोटियों पर उपभोक्ता की बचत को शो किया गया है। 8वीं रोटी पर उपभोक्ता की कोई बचत प्राप्त नहीं हो रही है। उपभोक्ता बचत को निम्न सूत्र द्वारा भी मापा जा सकता है। ये उपभोक्ता बचत का सूत्र है। उपभोक्ता बचत इज इक्वल टू कुल उपयोगिता माइनस वस्तु की कीमत इंटू खरीदी गई इकाइयां। उपभोक्ता बचत की मान्यता है। उपयोगिता मापनीय है, जो इसे मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। उपयोगिता क्या है? मापनीय है जिसे हम मुद्रा से नापा जा सकता है। मार्शल प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्वतंत्र मानते हैं, अर्थात विशेष उपयोगिता दूसरी वस्तु की पूर्णतः विभाजित न होकर स्वयं पूर्ति पर निर्भर करती है। मार्शल प्रत्येक वस्तु को स्वतंत्र मानते हैं और वह दूसरी वस्तुओं पर स्वयं प्रभावित नहीं होती है, वो उससे कुछ निर्भर नहीं करती है। संपूर्ण बाजार के लिए उपभोक्ता की बचत निकालते समय हम ये मान लिया जाता है कि विभिन्न उपभोक्ताओं की रुचियों, आदतों, फैशन और उनकी आयु में कोई परिवर्तन नहीं होता। संपूर्ण बाजार में उपभोक्ता की बचत निकालते समय हम ये मान लेते हैं कि उसकी रुचि, उसके फैशन, उसकी किसी चीज में परिवर्तन नहीं होता है। ये मान लिया जाता है कि वस्तु विशेष की कोई स्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं है। यदि है भी तो उसे एक ही वस्तु में मान लिया जाता। अगर कोई वस्तु है, उसकी पहले तो बाजार में कोई वस्तु विशेष कोई स्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं है, और अगर होती भी है तो हम उन्हें एक ही मान लेते हैं, क्योंकि हम उसे एक ही मान लेते हैं। विभिन्न के संपूर्ण कार्यों के मुद्दा सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। विलय में सीमांत उपयोगिता क्या रहती है? स्थिर रहती है, कि नहीं कि कभी कुछ हो कभी कुछ हो। उपभोक्ता बचत की आलोचना उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। आधुनिक उसमें उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, पर मार्शल के अनुसार उपयोगिता को मापा जा सकता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। मार्शल के अनुसार मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, वस्तुएं स्वतंत्र नहीं। स्थापन वस्तुओं का पाया जाना, उपभोक्ता की मांग तालिका की जानकारी नहीं, उपभोक्ता की आर्थिक सतह में अंतर। इसका मतलब यदि कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिन्हें हम धनी और निर्धन दोनों ही वर्ग के क्रय करते हैं, जैसे नमक। जबकि दोनों नमक के लिए समान कीमत चुकाते हैं, निर्धन व्यक्ति भी और धनी व्यक्ति भी। ये नहीं कि उसकी कीमत अलग अलग चुकाना पड़ती है। अधिक तुलना अधिक होगी, अतः अधिक सतह में भिन्नता के कारण उपभोक्ता की बचत सही सम्मान संभव नहीं होता है। सर हो गया। चलो ठीक है, वेरी गुड बेटे, आपने बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है। अगर ऐसे एग्जाम वगैरह में भी तैयार करके लिख दोगे तो बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएगा। तो अब थोड़ा इस तरह से बेटा पीडीएफ अपनी ऑन कर लो, ऑफ कर लो। और ओके सर। शेयर स्क्रीन ऑफ करो बेटा। उस पे जाओ, हाँ इस टॉपिक क्लिक करो। हाँ, ये सबसे पहले तो हमें ये जो आप क्या नाम है, जैबुन निशा, आवाज आ रही है? हाँ कहाँ थे बेटे इतने दिन से? बताओ। बस एक सिंपल सा ये कहानी सब बता के
बेटा तबीयत खराब थी तो घर तो घर ही में ही ना, तो क्लासेस अटेंड करने में क्या दिक्कत है? तो घर बैठे क्लास हो रही है, बताइए। पहले ये सब बहाने चल जाते थे कि ये तबीयत खराब थी स्कूल जा नहीं पाए, अब तो स्कूल आपके घर ही चला आता है। क्यों? तो क्लास वगैरह अटेंड, तो क्लास कैसे कवर करते हो? हम लोग उस पे यूट्यूब पे क्लास को अपलोड कर देते हैं। चलो ठीक है, लेकिन कवर करते रहना उसको मत, ठीक है। बेटा मुमताज नदीम देखो वो पीडीएफ आ गई आपके पास? पीडीएफ नहीं आई है? हमने तो सेंड कर दिया यहाँ से। चलो ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर ले, फिर इसको बंद करके देखते हैं। तो अभी जल्दी से पहले इनके कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो इसके बाद कल वाले कंसेप्ट पे हम लोग वापस आ जाएंगे। तो आज जो इन्होंने नायरा मैर ने जो प्रेजेंट किया है उपभोक्ता की बचत, ये यूनिट फर्स्ट का पार्ट है, जिसको हमने शायद हम पढ़ाना लग रहा भूल गए थे। तो और उपभोक्ता बचत, ठीक है। इसको इस विचारधारा को जो देने का मतलब जो श्रेय है, सबसे पहले इसको कंज्यूमर सरप्लस, इसको एक अर्थशास्त्री थे ड्यूपिट, ठीक है, इन्होंने दिया। और फिर इस अवधारणा की जो वैज्ञानिक व्याख्या, अवधारणा की वैज्ञानिक व्याख्या जो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने की। वैज्ञानिक व्याख्या अल्फ्रेड मार्शल ने की, ठीक है। तो जैसे सवाल कभी कभी ये पूछा जाता है कि उपभोक्ता बचत की धारणा किसने दी, तो इन्होंने दिया है, ठीक है। और इन्होंने उसकी मार्शल ने वैज्ञानिक व्याख्या की है। फिर सवाल पूछता है कि उपभोक्ता बचत की वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? वैज्ञानिक व्याख्या अल्फ्रेड मार्शल ने दी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कंज्यूमर सरप्लस मतलब उपभोक्ता बचत है क्या, है ना। इसको एक कहानी के रूप में समझते हैं, हो सकता है शायद समझ में आ जाए। आप लोगों में से कितने लोग मूवी देखने के शौकीन हो? नाम बताओ लिली। अरे मतलब पहले सिनेमा हॉल में जाके मूवी वगैरह देखने कितने लोग शौकीन हो मूवी देखने के? अरे बताओ, डाटा एंट्री नहीं भैया, हम केवल जस्ट एक्सप्लेन, कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। हैंड रेस करो। कोई मूवी देखने का? एक हो गया, और कोई कैंडिडेट? ठीक है, ठीक है, और कोई कैंडिडेट? 3 कैंडिडेट मिल गए, और कोई? ठीक है, 4 हो गए, और कोई? चलिए चारों से ही काम चलाते हैं। जब कभी कभी ऐसा होता है कि मूवी बहुत अच्छी हिट मूवी होती है, और आपने जिससे कहा होता है कि भाई टिकट मेरा ला देना, हमें मूवी देखने आज जाना है, ठीक है। तो वो आके जब ये कहता है कि भाई मूवी का टिकट तो नहीं मिल पा रहा है, तब आप क्या कहते हैं उससे? अपनी जनरल लैंग्वेज में बताइए, जो ताकि हम एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सके बेटा। जस्ट नॉर्मल थिंकिंग, जैसे आप कोई मूवी देख, टिकट दे दो, मतलब उस समय आप संग सर में आप भी यही करोगे? उससे कहोगे कि बेटा कुछ कुछ ज्यादा ले लो, मतलब इंतजाम कहीं ना कहीं से कर दो, नहीं कहते हो?
ऐसी मतलब एक मूवी ऐसी है जो आपकी बहुत फेवरेट मूवी है और हिट मूवी हो रही है और आपको आज देखने का मूड है, बस आज आपको मूवी देखना है। नहीं, वो अलग चीज है, वो दैट इज अलग चीज, मतलब पहले के जमाने की हम बात कर रहे हैं, वो एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। वो तो मालूम है कि आप मोबाइल पे देख सकते हैं सारी चीज, मोबाइल पे तुरंत तो आती नहीं है पहली बात। जिस दिन मूवी लॉन्च होती है ऐसा तो है नहीं कि तुरंत मोबाइल पे आपके आ जाएगी। हम्म। और सतीश क्या नाम है ये, प्रीति आप भी ऐसे ही करोगे, है ना, क्या कहोगे? टिकट का इंतजाम करवा दो। और ये समीर पासा आप भी यही करोगे अभी? तो मतलब एक वर्ड जो हम मिस कर रहे हैं, हम जो सुनना चाह रहे थे आप लोग से, कि कहते हैं भाई टिकट जो है अगर ब्लैक में मिले तो भी लाके दे दो, ये वर्ड यूज करते हैं एक्चुअल में, करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग तो ये कहते हैं ना कि भैया ब्लैक में मिले तो लेकिन लाके दे दो। तो ब्लैक में मिलने का मतलब ये हो गया कि वो टिकट जो है, जो उसकी जो नॉर्मल प्राइस है, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा होगा, राइट? एक मूवी जो टिकट है, आपको उस दिन मूवी टिकट देखने का बहुत ज्यादा मूड है और आपको वो टिकट मिल नहीं रहा था, बहुत भीड़ थी, कोई त्योहार का दिन था। तो आप अब आप कहते क्या है कि मतलब कहीं से ब्लैक में भी मिले तो भी मतलब ला के दे दो। और टिकट की नॉर्मल जो प्राइसिंग है वो समझ लो 100 रुपीज है। अब आपने जब ये टर्म यूज किया कि हमें ब्लैक में भी मिले तो ला के दे दो, तो अब जिससे आपने टिकट के लिए कहा था उसको लगा कि चलो अब जुगाड़ करते हैं कहीं ना कहीं से। वो गया भाई, सबसे पूछते पास तो उसको पता चला कि भाई 170 रुपए का हम तुम्हें टिकट देंगे, बढ़िया सीट है और ले लो। अब आप क्या करेंगे, बोलिए? टिकट आपने ले लिया, लेकिन पता ये चला कि जैसे ही आप टिकट लेने वाले थे, तो टिकट हाथ में खरीदने वाले ही थे उससे, जो ब्लैक में बेच रहा था, उसी समय एक फैमिली मेंबर आते हैं। फैमिली मेंबर के एक दो लोग आते हैं, आपको दो टिकट की जरूरत है, एक फैमिली मेंबर वाले आते हैं। वो ये कहते हैं भाई साहब मेरा टिकट आप खरीद लो, और आज जो है एक्चुअली है क्या कि भाई ये दो टिकट हमें मिला है और जबकि हमें तीन टिकट की जरूरत है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, फैमिली में मान लो चार लोग जाते हैं, उनको तीन ही टिकट मिला, एक टिकट नहीं मिला। अब वो उस एक के चक्कर में तीनों नहीं देख पाते मूवी, ऐसा होता है। ऐसा ऐसा होता है ना। तो अब उन लोगों ने डिसाइड कहा कि भाई मेरे पास दो टिकट है, ले लो, और जो है भाई हमें तक पैसा वापस मिल जाए। तो आपने ब्लैक ब्लैक वाले से टिकट ना खरीद के इससे टिकट खरीद लिया। तो इसने कहा कि भाई ना हो तो कुछ पैसे कम भी दे देना, कोई हम खराब टिकट नहीं बेच रहे, मतलब आप हमें केवल केवल पैसा दे दो। तो आपने कहा अच्छा ठीक है ला दे दो, हमने दो टिकट 180 रुपए में आपसे ले लिया। कहाँ आप दो टिकट के लिए नॉर्मल प्राइस था 200 रुपए, आप इससे खरीदते तो 340 रुपए देते हैं। आपने एक्चुअल में इससे खरीद लिया तो 18 17 आपने 180 रुपए में खरीद लिया। तो अब आपको क्या फील होगा कुछ उस समय, जब आप 340 रुपए देके दो टिकट खरीदते हैं, या 200 रुपए देके दो टिकट खरीदते हैं, या 180 रुपए में देके दो टिकट खरीद लिया आपने एक्चुअल में? ये आपकी एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल में पेमेंट आपने किया, आप ये रेडी टू पे थे, ये रेडी टू पे मतलब आप पेमेंट करने के लिए तैयार थे। गॉट इट? तो जो आप पे करने के लिए तैयार थे, जो आपने एक्चुअल में पे किया, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। आपकी बचत होगी कि नहीं होगी, ये हमें जरा सोच के केवल बताइए। आप अपने आप को उस पोजीशन में रख के बताइए कि आपको सचमुच बचत हुआ कि नहीं हुआ। हुआ ना? क्यों? क्योंकि जो है
क्योंकि आपने उस समय आपकी जो रेडीनेस, जो आप पे करने के लिए तैयार थे कि मूवी आज आपको देखना है, मूड बना लिया आपने, आप उस समय ब्लैक में भी 2 टिकट अगर आपको मिलता, तो भी आप 340 रुपए खर्चा करके आप टिकट लेके मूवी देखने जरूर जाते हैं, ठीक है? तो लेकिन फिर आपको जब एक्चुअल में जो टिकट मिला वो 180 रुपए में दोनों टिकट मिल गया। अब आपको लगा कि यार ये तो बड़ा फायदे का, तुरंत ले लिया आपने इसलिए क्योंकि बिना सोचे समझे आपने ले लिया, आपको लगा कि बस अब हो गया, मेरा फायदा हो गया। अब 160 रुपए में चाय कॉफी हो जाएगी, नाश्ता भी हो जाएगा। अब 340 में दोनों चीज हो जाएगा, टिकट भी हो जाएगा और नाश्ता भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? 160 रुपए में कॉफी आ जाएगी, नाश्ता आ जाएगा, सारी चीजें एक बार में हो जाएगी। तो ये हिस्सा जो डिफरेंस आ रहा है, जो आप मन में सोच लेते हैं कि अब ये इस पैसे से चलो चाय नाश्ता हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी, तो यही जो सरप्लस आपको मिला है ना, यही आपकी बचत है। अब एक तरीके कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया इसमें? लेकिन एक हमारी हाँ, इसमें एक हमारी एजप्शंस ये है, एक मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एजप्शंस है। अगर ये एजप्शंस आप हटा दोगे तो ये कंसेप्ट हम यूज नहीं कर पाएंगे। नो सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे अभी शगुन शर्मा जी ने कहा कि सर हम ना हो तो मोबाइल पे देख लेंगे, ये देख लेंगे, कोई भी सब्स्टिट्यूट्स है ही नहीं। आपको मूवी टिकट्स अगर देखना है तो मूवी टिकट्स का केवल एक ही थिंग्स है, वो है मूवी, बस थिएटर। आप वहीं जाके ही उसको देख सकते हैं, मतलब कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। अगर ये एजप्शंस अगर आप होल्ड नहीं होगी तो आपका ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एजप्शंस यही है। मतलब जो वस्तु की आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए आप इतनी रेडीनेस टू पे आपकी है, तो वो आपकी क्या है? वो आपको ये बताता है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। एग्जाम्पल और दूसरा अगर देना चाहें, जैसे कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा होगा, चलो उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हो सकता है वो भी मेरे ख्याल से कुछ शायद समझ में आ जाए। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो मिल रहे थे, कुछ इससे समझ में आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से बहुत होता है। हाँ, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर जो मार्केट में जो मिल रहे थे, उनकी कीमत 600 रुपए थी। अब मार्केट में ही उन्हीं सिलेंडरों को आपको 1000 रुपए उसके लिए देने पड़ रहे थे। कोई 1000 रुपए, कोई 1500 रुपए, कुछ भी, मतलब आप ओवर एंड अबव आप देने के लिए तैयार थे। तब आपने कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या थी? मस्ट थी कि नहीं थी? क्योंकि आपको पता था कि ऑक्सीजन के अलावा किसी और चीज से हम कोई काम नहीं चला सकते। तो आपकी वहां पर जो 600 रुपए उसकी कीमत थी, लेकिन आप उसके लिए 1000 रुपए देने के लिए तैयार थे, रेडी टू पे। लेकिन फिर बाद में आपको वही सिलेंडर हो सकता है 600 रुपए का मिल जाए, वही सिलेंडर हो सकता है 500 रुपए का मिल जाए, वही सिलेंडर हो सकता है 400 रुपए का मिल जाए, कहीं ना कहीं से समाओ। तो ये जो डिफरेंस होगा एक्चुअल पेमेंट में और रेडी टू पे में, यही कंज्यूमर की सरप्लस है। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट अब इतना हमने 2 एग्जांपल से समझा दिया। आप केवल डिफिनेशन लिखा देंगे, हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा। आप डिफिनेशन लिखा दें, ठीक है। लेकिन एक चीज बस इसको जरूर याद रखिएगा, नो सब्स्टिट्यूट गुड्स, कोई भी सब्स्टिट्यूट्स नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन का कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। आप उस समय वो 1000 रुपए का अगर 10,000 रुपए भी उसको देना पड़ता तो भी वो रेडी टू पे होता। तो ये, हाँ, तो ये कंसेप्ट अब इस तरीके से आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब इसको हम इसकी डेफिनेशन लिखा देते हैं एक प्रॉपर तरीके से। पहले तो इंग्लिश मीडियम में लिख, इंग्लिश वाले लिखे, कंज्यूमर सरप्लस is the difference between
readiness to pay and actual pay rather than going without it. ठीक है। इज द डिफरेंस इन अमाउंट लिखो बेटे, सॉरी डिफरेंस इन अमाउंट कि पैसे की बात आएगी, इसको हम पैसे में मेजर करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस इन अमाउंट बिटवीन द रेडीनेस टू पे एंड एक्चुअल पे रेदर देन गोइंग विदाउट इट। कोई भी चीज के लिए जो हम एक्चुअल में मतलब जो हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो एक्चुअल में हम पेमेंट करते हैं, तक बिना उसको मतलब लिए हम हटते नहीं है, ये चीज ध्यान रख के रहना। रेदर देन गोइंग विदाउट इट, उसको लिए बिना हमें मतलब हटना नहीं है, बस। गॉट इट। आप एग्जाम्पल और अच्छे से बना सकते हैं। उपभोक्ता बचत उपभोक्ता बचत वह बचत है जो उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए देने को तैयार है, रेडीनेस टू पे, और वह वास्तव में देता है। इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता बचत है। ठीक है। अब इसकी इस उदाहरण इसका एक आप देंगे। उदाहरण हमने ऊपर समझा दिया, कोई सभी एक एग्जांपल लेके दे देंगे। और एक्सप्लेनेशन देते समय एक चीज का बस ये ध्यान रखिएगा उदाहरण में, कि वो जो गुड्स की आप एग्जांपल दे रहे हैं उसका ये बता दीजिएगा कि वो वस्तु का कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तु उसकी नहीं है, कोई भी किसी भी चीज से उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं। पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण मान्यता क्या है कि उपभोक्ता की बचत उपभोक्ता की बचत तब प्राप्त होती है
जब उस वस्तु का कोई प्रतिस्थापन उपलब्ध ना हो। अगर प्रतिस्थापन उपलब्ध होगा तो कोई आंसर दे। तब उपभोक्ता बचत प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। सीमांत उपयोगिता राष्ट्र नियम का लागू होना। नो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स और applicability of law of diminishing marginal utility। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता बचत को मापा जा सकता है। अब कंज्यूमर सरप्लस को आगे फिर हम लोग लिखेंगे CS के रूप में। CS कंज्यूमर सरप्लस इज मेजरेबल in terms of money। ये तीन इसकी महत्वपूर्ण एजम्पशंस है, सबसे महत्वपूर्ण एजम्पशंस की ये तीनों है। ठीक है, और फिर इन्होंने आगे ग्राफ की हेल्प लेके मैंने एक्सप्लेन किया था। वो ग्राफ की जरूरत बहुत कम पड़ती है क्योंकि इस कंसेप्ट को बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा कंटेंट इसमें नहीं होता है। और मेरे ख्याल से ये हो गया। फिर इसके बाद इसमें एक कंसेप्ट और आता है, वो है प्रोड्यूसर सरप्लस। उत्पादक की बचत। अब इस कंसेप्ट को कैसे कोई एक्सप्लेन करेगा, कोई आइडिया आया? बताओ। हम्म हम्म नहीं बेटा, ऐसा नहीं। और कोई? यहाँ रेडीनेस टू पे क्या होगा, मतलब रेडीनेस टू क्या होगा यहाँ पर? यहाँ वो पेमेंट करने के लिए तैयार होगा कि पेमेंट रिसीव करने के लिए तैयार होगा? पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो इस कंसेप्ट को हम देखिए, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीज चाहिए। एक तो वहां जो कंज्यूमर था वो रेडी टू पे था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेडी टू रिसीव, रेडी टू एक्सेप्ट। ठीक है, मतलब प्राप्त करने के लिए तैयार है।
और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, वहां था एक्चुअल पे, यहाँ क्या हो जाएगा, हम्म, वास्तव में प्राप्त किया, ये तो होगा, होगा कि नहीं होगा, ये बताओ जल्दी से। तो अब डिफिनेशन कैसे बन जाएगी, अब डिफिनेशन कैसे बन जाएगी, जोड़ के बनाओ डिफिनेशन। सेम उसी तरीके से डिफिनेशन बनेगी बेटा जो हमने ऊपर बनाया था, दोनों टर्म को जोड़ो। देखो इसमें का इस हम्म एंड एक्ट, हाँ देखो एक चीज इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि उपभोक्ता बचत, उत्पादक बचत एक तरीके की क्या है कि जब उत्पादक जो है विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का जब उत्पादन करता है मार्केट में, तो उसके बाद उसकी एक मिनिमम सेलिंग प्राइस होती है जिस पर वो प्रोड्यूसर जो है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार होता है, ठीक है। और जो वो जिस प्राइस पे बेचने के लिए तैयार होता है और जिस प्राइस पे वो एक्चुअल में बेचता है, इन दोनों प्राइस का डिफरेंस ही हमारा क्या है, उत्पादक सरप्लस है, ठीक है। किसी वस्तु को बेचने के लिए उत्पादक जो कीमत लेने को तैयार है और जो कीमत वो वास्तव में प्राप्त करता है, इन दोनों का अंतर ही जो है उत्पादक बचत है, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस is the amount of difference between readiness to accept for a commodity and actual accept, ठीक है। अब इसको उत्पादक बचत वह बचत है जो उत्पादक को प्राप्त होती है यह यह किसी वस्तु को बेचने पर वह जो लेने के लिए वह जो कीमत लेने के लिए तैयार है readiness to
रिसीव और जो कीमत उसे वास्तव में प्राप्त होती है इन दोनों का अंतर है। ठीक है, अब इसको जो है हम मार्शल के ही अप्रोच से एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। डिमांड कर्व देखा आप लोगों ने? तो बेटा सभी ने डिमांड कर्व तो देखा हुआ है ना? डिमांड कर्व इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, डिमांड कर्व क्या होता है? एक तरीके का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व का सभी पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स डिमांड कर्व पे है, ठीक है, जितने भी पॉइंट आपके डिमांड कर्व पे है वो रेडीनेस टू पे दिखाते हैं। क्या शो करते हैं? रेडीनेस टू पे किसका? कंज्यूमर का। ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लेना कहीं पर। उपभोक्ता जो पे करने के लिए तैयार है, उपभोक्ता जो भुगतान करने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा सप्लाई कर है वो किसका रेडीनेस टू रिसीव दिखाएगा? कोई आइडिया? प्रोड्यूसर का। वेरी गुड। ये रेडीनेस टू रिसीव दिखाता है किसका? प्रोड्यूसर का, कि प्रोड्यूसर क्या प्राप्त करने के लिए तैयार है। ठीक है, ऑफ प्रोड्यूसर। गॉट इट? अब आप लोग ये देखेंगे कि ये जो लाइन यहां पे जा रही है और यहां पे आया ये हिस्सा जो इतना यहां पे जो चीज दिखा रहा है ये हम कहेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस है ये। और ये हिस्सा क्या है? कोई बताए? ये कंज्यूमर सरप्लस है। अब मेजरमेंट करना समझ में आ गया? ये मार्शल का मेजरमेंट अप्रोच इस तरीके से है। ठीक है, क्योंकि देखो एक्चुअल पेमेंट उसकी अगर एक एक यूनिट वाइज देखोगे, एक एक यूनिट पे अगर देखोगे, सपोज करो ये यूनिट है, ठीक है, यहां पर इसके देखो जरा, यहां पे ये इतना रिसीव करने के लिए तैयार है इस पॉइंट पे, लेकिन उसको रिसीव कितना होता है? इतना, उससे ऊपर एक्चुअल जो रिसीव होता है। और कंज्यूमर को देखो, कंज्यूमर यहाँ पे इतना पे करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे एक्चुअल में कितना पे करना होता है? यहाँ पर। तो इन दोनों ऐसे इसी तरीके से जब सारे पॉइंट्स को मेजर कर लेते हैं, है ना, तो यही एक पॉइंट को इकट्ठा एक ट्रायंगल रूप में बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। हम टोटल फॉर्म में बांधते हैं, टोटल फॉर्म में बताते हैं कि टोटल कंज्यूमर सरप्लस को, हर एक यूनिट वाइज नहीं मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल वाला हिस्सा है ऊपर का, ये है कंज्यूमर सरप्लस, और नीचे का जो ये वाला हिस्सा है जो
कंज्यूमर सरप्लस जहां पर यहाँ पर ये लाइन पे एंड होगा, और प्राइस के जस्ट नीचे हिस्सा कंज्यूमर सप्लाई कर्व, और जो जहां पर कीमत होगी वहां पर इन दोनों के जो डिफरेंस जितना भी एरिया आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब बस इतना केवल ध्यान ये रखे रहो कि जो डिमांड कर्व है वो रेडीनेस टू पे दिखाता है किसका, कंज्यूमर का, और जो सप्लाई कर्व है वो रेडीनेस टू रिसीव दिखाता है। अब इसको आप जब इस कर्व पे जब एक तरीके के जब दोनों को सामने ले आओगे, ये कंज्यूमर रेडीनेस टू पे है, ठीक है। अब कंज्यूमर ने कोई कमोडिटी को खरीदना चाहता है, वो उसने इस प्राइस पे ले लिया, तो उसके लिए सरप्लस कितना हो गया, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ट्रायंगल टाइप का, ये कंज्यूमर का सरप्लस हो गया, इसका पैसा इतना बच गया क्योंकि ये इतना रेडी करने के लिए तैयार था। सोचो अगर इसको गुड ना मिलती तो ये इतना पेमेंट करने के लिए तैयार था। यहाँ पर देखो वेदर देन गोइंग विथआउट जो हमने टर्म लिखा हुआ उसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने जहां पर जो लाइन खींच दी ये वाली डी के ऊपर देखो, ये यहाँ पर अगर इसको जीरो कमोडिटी मिलती तो ये इतना पे करने के लिए तैयार थे। जैसे आप टिकट के केस में आप क्या करने के लिए तैयार थे, 340 रुपए पे करने के लिए आप तैयार थे कि नहीं थे? तो ये मैक्सिमम मैक्सिमम रेडी टू पे है। लेकिन फिर जैसे जैसे आप कमोडिटी को खरीदते चले गए वैसे वैसे आपकी रेडीनेस टू पे जो है गिरती चली गई। आपको यहाँ पर आकर आपको इस कीमत में मिल गया, तो यहाँ पर आप कंज्यूमर सरप्लस देखा गया तो ये हिस्सा आ गया। उसी तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस को हम कैसे मेजर करते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए जो कर्व लाइन दी जाती है वो जाहिर सी बात है पॉजिटिव स्लोप होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर इसकी मिनिमम रेडी टू रिसीव कितना है, ये है। इससे कम कीमत पे वो नहीं खरीदेगा। यहाँ पर देखो ये इसकी मिनिमम रेडीनेस टू रिसीव है, इससे कम तो वो रिसीव करेगा ही नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है उसकी जो है वो चीजें हो जाती है। तो ये हिस्सा जो इतना हिस्सा जो गैप मेरे सामने बच रहा है ये प्रोड्यूसर का सरप्लस है, और ये ऐसा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहां पर रेडीनेस टू पे और रेडीनेस टू एक्सेप्ट दोनों बराबर है, और वहां पर प्राइस भी बराबर है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं है। यहाँ पर दोनों का है, और दोनों को इतना इतना कंज्यूमर सरप्लस प्राप्त हो रहा है। पीईडी और पीईएस ट्रायंगल, पीईडी ये कंज्यूमर को मिल रहा है कंज्यूमर सरप्लस, और ट्रायंगल पीईएस ये प्रोड्यूसर को मिल रहा है सरप्लस। गॉट इट? अब समझ में आ गया कैसे मेजर करेंगे हम, कैसे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।